जंगल में गरीब बहू का पत्तों वाला ससुराल। निधि बहू अपनी सास गोमती, ससुर मदन लाल, ननद सुप्रिया के साथ एक मामूली सी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। एक दिन गर्मी से परेशान पूरा परिवार बैठा हुआ था। वहाँ काफी देर से लाइट भी नहीं थी। मनीष थका हारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर आता है। शुक्र है घर आ गया, वहाँ तो हालत खराब हो रही थी। निधि जरा पंखा तो चला दो। पंखा कहाँ से चला दूं जी, घर में लाइट तो है ही नहीं, पिछले 2 घंटे से गई हुई है। मैंने गांव में किसी को कहते हुए सुना है कि लाइट आने में 5 घंटे। काश हम लोग भी अमीर होते, लेकिन हमारे पास तो रहने तक के लिए ठीक से घर तक नहीं है। हमारी तो झोपड़ी भी ऐसी है, पानी पीने के लिए फ्रिज तक नहीं है, मटके का पानी पीना पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात, वो पीने का पानी भी कई दूर कुएं से उठाकर लाना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। हे भगवान, मैं तो आराम करने घर पर आया, ये बिजली का भी अलग ही रोना है। सोचा था घर पहुंचकर ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा, लेकिन हम गरीबों के नसीब में तो वो भी नहीं है। अब ये सब छोड़िए माँ जी, और आप सब खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। अरे भला इतनी गर्मी में हम खाना कैसे खा पाएंगे, लाइट भी चली गई। फिर निधि झोपड़ी का दरवाजा पूरी तरह से खोल देती है, जिससे थोड़ी रोशनी आ जाती है, जिससे सब आराम से बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद 4 घंटे बाद लाइट आती है। मनीष फिर काम पर चले जाते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता है। गर्मी से सबका हाल बेहाल हो गया था। साथ ही बहू को दूर गांव के कुएं से पानी लाना पड़ता है, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है और खाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है, जैसे कि कभी आलू के छिलके की सब्जी तो कभी मटर के छिलकों की सब्जी। माँ भला ये सूखा रोटी और छिलके वाला खाना कब तक खाना पड़ेगा? बेटा मैं क्या बोलूं, तेरा भाई मेहनत तो कर रहा है, लेकिन बेचारे को थोड़े से पैसे तो मिलते हैं, वो तो घर खर्च में ही निकल जाते हैं, तो खाने को क्या मिलेगा। कुछ देर बाद निधि धूप में कपड़े धोकर घर आती है, जहाँ धूप में रहने के कारण उसे घमौरियां निकल आई थी। माँ जी देखिए ना, गर्मी से हम लोग को घमौरियां निकल आई हैं। इतनी गर्मी है कि नहाना, सोना, कपड़े धोना सब मुश्किल हो गया है। ये घमौरियां बहुत काट रही हैं। इनसे बचने के लिए हमारे पास ठंडा पानी, बर्फ या ठंडा पाउडर भी नहीं है। काश हम इसका जुगाड़ कर पाते। रात को वो सब झोपड़ी में भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे, पर एक रात अचानक से तेज आंधी और आंधी ने कई लोगों की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। बाबूजी, बाकी सबका तो अपना मकान है, वो यहीं पर झोपड़ी बनाकर दोबारा रह लेंगे, लेकिन ये जमीन भी हमारी नहीं है। कैसे कैसे तो मेरी शादी के बाद आपने ये झोपड़ी बनाई थी और हमने यहाँ रहना शुरू किया था, लेकिन अब दोबारा झोपड़ी बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपने घर से दूर रहना पड़ता है और धूप भी लगती है। मुझे लगता है अब हमें कहीं और जाकर झोपड़ी बनानी होगी और वहीं जाकर रहना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन माँ जी यहाँ आसपास हम लोगों को लोग जानते हैं और खाने पीने की सुविधा है। अब हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर? लेकिन बहू, नौकरी और पैसा तो नहीं है ना, और हमें गर्मी भी लगती है। घर बसाने के लिए बसावट करनी होगी, और यहाँ बसावट करने से अच्छा है हम कहीं और ही चले। चलो सब अपना बचा खुचा सामान उठा लो। तब सभी अपने कपड़े और थोड़ा बहुत जरूरत का सामान उठाकर चल देते हैं, और चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव और फिर एक घने जंगल में आकर बैठ जाते हैं। माँ जी मैं तो बहुत थक गई हूँ गर्मी में चलते चलते। हाँ, कुछ ही देर में भूख प्यास भी लगेगी और शाम होने को आ रही है। बहुत प्यास लग रही है माँ। माँ, मैं और बाबूजी आसपास से पानी देखकर आते हैं, आप सब लोग यहीं आराम करो, हम आते हैं। हाँ। अब वो आसपास पानी ढूंढते हैं। फिर मनीष को पानी के बहने की आवाज आती है। तब वो और घने जंगल में अंदर घुसते हैं, जहाँ उन्हें बहुत प्यारी सी सुंदर नदी देखने को मिलती है। अरे वाह, हमें यहाँ पानी मिल गया। हाँ, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में कुआं मिल गया हो। यहाँ आसपास का वातावरण कितना शांत और ठंडा है, यहाँ हम आराम से रह सकते हैं अपना घर बनाकर। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ देर बाद उन सबको लेकर उस जगह पर आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और गर्मी भी नहीं लगेगी। माँ जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब लोग यहीं पत्तों का घर बना कर रहें, और यहाँ ठंडक भी है, धूप भी नहीं आ रही, और पीने का पानी भी पास में मिल गया। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों की छानबीन हम इसी जंगल में कर लेते हैं। क्या पता कुछ पेड़ के फल या सब्जी मिल जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, ये जगह एकदम सही है रहने के लिए। ढेर सारे पत्ते हैं। बच्चों तुम पत्ते इकट्ठा कर लो, और मैं इस बरगद के पेड़ की मोटी जड़ तने तोड़ लेती हूँ। रस्सी बनाने के काम आएगा और घर बनाने।
माँ जी, घर मजबूत बनाने के लिए गोबर और मिट्टी भी तो चाहिए होगी ना। और आखिरकार कुछ ही देर में इन सब चीजों का इस्तेमाल करके पत्तों का घर बना लेती हैं और गोबर मिट्टी की लिपाई कर फर्श दीवार चमका देती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाती हैं। वाह बहू, तुमने पत्ते का घर तो बहुत अच्छा बनाया है। ठंडक, शांति, सुकून सब कुछ है। हाँ माँ जी, चलिए आप सब बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सभी सुकून से खाना खाते हैं। हाँ, लेकिन अब मेरा काम भी वहाँ से छूट गया है, इसीलिए अब हमें यहीं कोई काम करना होगा। क्यों ना जंगल की कुछ जड़ी बूटी लेकर उसे बेचने का काम शुरू कर दे। यहाँ से थोड़ी दूर शहर आ जाता है। हाँ, और मैं जंगल की लकड़ी काट कर लकड़ी बेच दूंगा और उसके खिलौने बनाने भी आते हैं। और भाभी, आपको तो पता ही है, लोग भंडारे का खाना दोने और पत्तल में खाते हैं। हम वो पत्तल यहाँ जंगल के पत्तों से बना सकते हैं और यहाँ की मिट्टी से मिट्टी के दीपक बना देते हैं, जो कि मंदिर में बेचने के काम आएगा। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। आज हम जंगल को और अच्छे से छान लेते हैं। हो सकता है कुछ खाने पीने के फल, सब्जी और जड़ी बूटी की चीज भी मिल। वहीं अब वो ढेर सारे पत्ते, जड़ी बूटी का सामान, घास और फल तोड़ कर ले आती हैं। वहीं सास एक मोटी डंडी की टोकरी बना कर देती है, जिसमें बहू जड़ी बूटी का सामान, फल और पत्ते रख देती है। अरे माँ जी, इस मोटे तने की टोकरी बनाई आपने, ये तो बहुत मजबूत लग रही है। हाँ बहू, मैंने बचपन में बहुत बनाई है। अब वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और अगले दिन बाजार जाकर सामान बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगती है। ये जंगल तो हमारे बड़े काम आ रहा है। देखो ना, रहने के साथ साथ हमारी कमाई भी हो रही है। हाँ, और सच कहूँ तो अब इस जंगल में पत्तों वाला ससुराल में हमारा दिल लग गया है और अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद वो सब हमेशा के लिए वहीं बस जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बेटी, तुझे कहा था दिन में जंगल से लकड़ियां ले आया कर। अब चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, ये मशाल लेकर जंगल से लकड़ियां ले आऊंगी। अब जाएगी, पता है ना, शाम होते ही जंगली जानवर बाहर आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप ही तो कहते हो ना मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। सुजाता अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ जंगल में बने अपने घर में रहती थी, लेकिन आए दिन उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लकड़ियां लेने जाने के लिए जंगली जानवरों का खतरा, तो साथ ही राशन पानी और दवाई के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे उन्हें जंगल में रहने की आदत हो जाती है। कुछ देर बाद सुजाता जंगल से लकड़ियां लेकर लौट आती है। बेटी, तू मशाल बाहर रख दे, कहीं रात को कोई जंगली जानवर ना आ जाए। नहीं बाबा, मैंने पहले ही मशाल बाहर रख दी है और लकड़ियां भी ले आई। साथ में आपके लिए ये जड़ी बूटी लाई हूँ। इससे देखना आपका जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा। इसे पीते ही आपका जुकाम छूमंतर हो जाएगा। जीती रहे बेटी। चलो बेटी, अब खाना खा लो, मैंने साग बनाया है। ये तो भला हो हमारी सुजाता का, जिसके कारण हमें जंगल में इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सुजाता ने अपने घर के आगे ही सब्जियों की क्यारी लगा दी थी, जिससे उन्हें सब्जियों के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। साथ ही जंगल से लकड़ियां काट कर वो शहर में अपने पिता के साथ बेचती भी थी। लेकिन अब सुजाता की शादी की उम्र हो गई थी। उसके लिए एक रोज पहाड़ों से रिश्ता आया, जिसके लिए झट से उसके परिवार वाले मान गए। मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी को पहाड़ों का ससुराल मिला है। अब तू पहाड़ी जिंदगी जिएगी और खुश रहेगी। लेकिन माँ, मुझे आप लोगों की चिंता सताती रहेगी। मैं वहाँ पहाड़ों में रहूंगी और आप यहाँ जंगलों में। बेटी, हम लोगों को तो अब आदत हो गई है यहाँ जंगल में रहने की। मैं तो तेरे लिए खुश हूँ। हाँ, माना कि पहाड़ों में ठंड होती है, लेकिन कम से कम तू वहाँ जंगली जानवरों से तो बची रहेगी। ऐसे ही समय बीतता है और सुजाता ब्याह कर अपने पहाड़ी ससुराल कसोल आ जाती है। लेकिन पहाड़ों में आकर उसे काफी ठंड लगने लगती है। ओह, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। तू घबरा मत बहू, तू अभी पहाड़ों में आई है ना, इसलिए तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। खैर कोई बात नहीं, तू चूल्हे के पास बैठ, मैं तब तक तेरे लिए गर्म कपड़े निकाल देती हूँ। आशा गर्म कपड़े लेकर अपनी बहू को देती है। उसे पहनकर अब सुजाता को थोड़ा आराम मिलता है। पहाड़ चढ़कर आई सुजाता काफी थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। फिर अगली सुबह, बहू, आज तेरे पहाड़ी ससुराल में पहली रसोई की रस्म है। बाहर घर के नीचे ढलान है ना, उसके नीचे कुछ सब्जियां लगी हैं। जा वहीं से तोड़ कर ले आ और कुछ बना ले। ठीक है माँ जी।
सुजाता जैसे ही ढलान के पास सब्जियां तोड़ने जाती है तो उस ढलान को देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, यहाँ तो ढलान के आजू बाजू में कितनी गहरी खाइयां हैं। अगर जरा भी पैर फिसला तो इंसान की एक पसली तक ना बचे। बड़ा फूक फूक कर कदम रखना होगा। सुजाता बड़े आराम से उस ढलान से उतरकर सब्जियां तोड़ कर ले आती है। वो जैसे ही सब्जियां लेकर ऊपर आती है तो बर्फ पड़ने के कारण उसका आंगन में पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उई माँ, अब मेरी कमर, लगता है अब तो टूट ही गई। फिर जैसे तैसे वो अपनी कमर पकड़कर रसोई तक जाती है और चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने लगती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है, लेकिन अब तो उसे हर छोटे बड़े काम के लिए उस पहाड़ी ससुराल में बड़ी तकलीफ होने लगी। पहाड़ी चढ़कर उतरकर उसे सामान के लिए दूर जाना पड़ता। उफ, इस पहाड़ी ससुराल में तो मैं 2 महीने में ही परेशान हो गई। ऊपर से यहाँ आए दिन तो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, उससे चोट लगती है सो अलग। इससे तो अच्छा मेरा जंगल वाला मायका ही था, कम से कम ये सब तो नहीं सहना पड़ता था। लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। लगता है अब मुझे इन पहाड़ी ससुराल में रहने के लिए अपनी ही जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। फिर कुछ दिन बाद, अरे सुजाता, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे लोहे की कीले और जूते, इनसे तुम क्या करोगी? आपको याद है मैं उस दिन उस बर्फ में गिर गई थी और एक बार माँ जी भी गिर गई थी। तो बार बार गिरने और चोट लगने से बचने के लिए ये मैं कील के जूते बनाऊंगी। कील के जूते कैसे बहू? माँ जी बस आप देखते जाइए। सुजाता अब सबके जूतों से सोल निकालकर उसके अंदर कील ठोक देती है, जिससे अब उन्हें बर्फ में चलने में आसानी हो जाती है और अब वो बर्फ में फिसलने से बच जाते हैं। अरे वाह बहू, तेरा जुगाड़ तो बड़ा कमाल का है। अब तो इस बर्फ पर चलने के साथ साथ मैं इस पर दौड़ भी सकती हूँ, ये देख। ये कहकर आशा देवी यहाँ से वहाँ भागने लगती हैं। उसे बर्फ पर ऐसे भागता देख उनकी पड़ोसन वहाँ आती है। वाह आशा, तू तो इस बर्फ पर कैसे भाग रही है, लेकिन फिर भी फिसल नहीं रही। अरे ऐसा कौन सा जादू टोना सीख लिया तूने? ये कोई जादू टोना नहीं है काकी, बल्कि मेरा जुगाड़ है। आप भी इन जूतों को पहनकर देखिए, आप भी नहीं गिरेंगी। विमला जैसे ही वो जूते पहनकर देखती है तो वो बहुत खुश होती है। वो तो यहाँ से वहाँ लहराते हुए, दोनों बाहें फैलाए हुए गाना गाते हुए भागती है। मैं चली बनके हवा। बड़ा मजा आ रहा है बहू, तू मेरे जूतों को भी ऐसा ही बना दे। जी काकी। आशा और सुजाता उसको देखकर हंस रही थी। कुछ दिन बाद, अरे आपको तो चोट लग गई। पहाड़ों में चढ़ते उतरते तो ये सब होता ही है सुजाता। मैं दवाई लगा देती हूँ, लेकिन बहू मरहम तो घर में खत्म हो चुका है। पहाड़ों में रहने का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि जब भी जरूरत होती है तो दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। मोहित बेटा तू बैठ, मैं तुझे हल्दी आटे का लेप लगा देती हूँ। सुजाता को याद आता है कि वो कैसे अपने जंगल वाले मायके में जड़ी बूटियों का लेप बनाकर रख लेती थी। अगले दिन वो जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करके ले आती है, फिर उनकी दवाइयां बनाकर अपने पति को लगाती है। अपनी बहू की समझदारी देख आशा देवी बहुत खुश होती हैं। अब ऐसे ही सर्दियां और भी बढ़ जाती हैं, जिस कारण पहाड़ों से आने वाला पानी भी जम जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि घर में पानी की बूंद तक नहीं होती। प्यास के मारे गला सूख रहा है, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं है। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। सुजाता बाहर पड़ रही बर्फ पतीले में भर कर ले आती है, फिर चूल्हे की आंच पर उसे पिघला देती है, जिसके बाद उस पानी को छान कर रख लेती है और सबको पीने को देती है। वाह मेरी जुगाड़ू बहू, तू तो बड़ी कमाल की है। अब सुजाता इसी तरह अपने जुगाड़ से कुछ न कुछ करती रहती। कभी वो लकड़ी के हीटर बना लेती, तो कभी भेड़ की ऊन से गर्म स्वेटर और टोपी, जिससे अब उनके काफी पैसे भी बच जाते। साथ ही ये सब जुगाड़ वो सभी गांव वालों को भी बताती है, जिससे सबको खूब मदद मिलती है। सुजाता की समझदारी देख गांव के लोग उसे गांव का प्रधान बना देते हैं। अब सुजाता और उसके ससुराल वाले सभी बहुत खुश